सभी को आज की क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास से पहले मैंने शेड्यूल शेयर किया है और ये शेड्यूल जो है मैं आगे आने वाली हर क्लासेस के शुरू में भी लगाऊंगी। आपको एक चेतावनी मान लीजिए या आपको एक जगाने के लिए कि हम जो है शेड्यूल से चल रहे हैं। आप भी उठ जाइए और शेड्यूल से चलिए। और मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे उस वीडियो में दी है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं बोलूँगी हम रीनल सिस्टम कर रहे हैं अभी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के तहत। और अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन सीरीज एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 4-5 कमेंट आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बाकी बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा या वो क्यों कमेंट करने में झिझक रहे हैं। आपका मेरा 1 घंटा बोलने का जो है आपके सिर्फ और सिर्फ आधी मिनट लगेगी कमेंट करने में। मुझे पता लग जाएगा कि कितना डिलीवर कर पा रही हूँ आप तक और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो ज़्यादा मात्रा में आप लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल अगर नहीं किया है। शेयर ज़रूर करना है दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया है उस वाले पोर्शन में जहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस बताया है कैसे कवर करेंगे कि शेयर करने से आपको क्या एडिशनल बेनिफिट होगा ज़्यादा बच्चे जुड़ने से। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर 1, a client is admitted to the hospital with tentative diagnosis of urinary retention related to benign prostate hyperplasia. There is a secondary diagnosis of delirium related to urosepsis. The nurse healthcare provider prescribed the insertion of indwelling urinary retention catheter. What nursing action is most important for the client safety? कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लाइंट की सेफ्टी के लिए? यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेशेंट को क्या हुआ था, यूरिनरी रिटेंशन थी लेकिन अब उसको सेप्सिस हो गया, सेप्सिस के चलते डिलीरियम हो गया, डिसओरिएंटेशन हो गया है, और क्या हो गया है, कंफ्यूजन हो गई है, थोड़ा बहुत एग्रेसिव बिहेवियर भी इनमें आ सकता है। तो क्या चीज़ जो है पेशेंट की सेफ्टी के लिए ज़्यादा जरूरी है? ऑप्शन ए, सिक्योर इन ऑर्डर फॉर रिस्ट रिस्ट्रेन। B, orient the client to time, place and person. C, involve family member in the client's care. And D, determine if any unsafe behavior pattern exists. यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है, खुद की सेफ्टी प्लस पेशेंट की सेफ्टी। अब खुद की सेफ्टी, किसी भी ऐसे पेशेंट के पास आप जा रहे हैं जहाँ पे सेफ्टी की बात हो रही है और इन पेशेंट्स में डिलीरियम वाले पेशेंट्स हैं, इनको जनरली ओरिएंटेशन नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत एग्रेसिव बिहेवियर भी इनमें देखने को मिल सकता है, माइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रैक्टिस तो पेशेंट की नहीं है, जिससे कि नर्स को भी खतरा हो सकता है, पेशेंट को भी। तो सबसे पहले ये करना है कि नर्सिंग केयर का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, असेसमेंट करना होता है। यहाँ पे पहले असेस करना है, रिस्ट्रेन करने, ओरिएंट टू द टाइम प्लेस एंड पर्सन। ये सेफ्टी वाली बात नहीं है, ये ओरिएंटेशन की बात है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द सेफ्टी इशू, तो ये भी जाएगा। देन इन्वॉल्व फैमिली मेंबर इन द क्लाइंट केयर। फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करना है, लेकिन अभी आप एक प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उस प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना है कि पेशेंट कुछ एग्रेसिव तो नहीं है, कोई जो है ऐसा अनसेफ बिहेवियर तो पेशेंट नहीं एग्जिबिट कर रहा है जो नर्स के लिए भी खतरा हो सकता है, पेशेंट के लिए भी। तो डी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is caring for a client with diagnosis of BPH. What information about this condition is important to the nurse to consider when caring for this patient? एक पेशेंट है जिसको BPH है। जनरली देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो अगर ये किडनी है, यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, ये ब्लैडर है। ठीक है, अब जो है प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि यहाँ पे यूरेटर्स को प्रेस करता है, तो जिसकी वजह से जो यूरिन का फ्लो है, ब्लैडर को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो यूरिन का फ्लो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इन पेशेंट्स में यहाँ से यूरिन का फ्लो जब नीचे नहीं जा पाएगा तो क्या करेगा, रिवर्स मारेगा, बैक मारेगा। तो रिवर्स करने के बाद वो वापस से किडनी में जा सकता है। किडनी में जाने से वहाँ पे पूरा पानी पानी हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो बीपीएच होने की यही चीज़ होती है कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज कर सकता है। इट इज़ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। कंजेनाइटल नहीं होती है, ये एज के साथ जनरली बाद में डेवलप कर जाती है। दिस इज नॉट कंजेनाइटल इन नेचर। अ मैलिग्नेंसी यूजुअली अकर्स। ऐसा नहीं है कि इसके साथ जो है मैलिग्नेंसी होगी, मैलिग्नेंसी इज जनरली नॉट फाउंड विद बीपीएच। एन इंक्रीज इन एसिड फोस्फेटेज लेवल अकर। एसिड फोस्फेटेज लेवल जो है वो प्रोस्टेट कैंसर में
कार्सिनोमा में जो है वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज कर सकता है, कारण मैंने बता दिया क्यों। नेक्स्ट, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर डायलिटेशन ऑफ यूरेथ्रा, which structure surrounding the male urethra should the nurse include in teaching program while explaining the procedure? यूरेथ्रा की डायलिटेशन है, यूरेथ्रा के अगेंस्ट क्या होता है, यूरेथ्रल मीटस जो है यूरेथ्रा, वहां पे उसके सराउंडिंग क्या कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। वही बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में यहाँ पे भी दबाता है, प्लस थोड़ा बहुत जो है यूरेटस पे भी प्रेशर डालता है जिसका बढ़ने से, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। एपिडिडाइमिस जो है यहाँ पे नहीं होता, वो जो है स्क्रोटल से कैरी करता है, क्या स्पर्म कैरी करता है, सीमन कैरी करता है। सेमिनल वेसिकल्स इज आल्सो नॉट प्रेजेंट हियर, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो टेस्टिकल्स के जो है सराउंडिंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, बी। Next, a nurse is counseling a woman who has recurrent UTI. What factor should the nurse explain is the reason why women are at greater risk than men for contracting a UTI? UTI होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे कॉमन होता है फीमेल्स में देन मेल्स। कारण क्या होता है कि जो फीमेल्स का यूरेथ्रा है वो स्मॉल इन साइज होता है, तो जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको ट्रेवल ज़्यादा नहीं करना होता, फटाफट ब्लैडर में पहुंच जाता है। और दूसरा कारण कि यूरेथ्रा स्मॉल इन साइज होता है, प्लस एनल ओपनिंग के जो है वो प्रोक्सिमल होता है, एनल ओपनिंग के पास होता है। तो ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं उस दोनों का क्या होना कि फीमेल्स में ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे ऑल्टर्ड यूरिनरी पीएच ऐसा नहीं है, ऑल्टर्ड यूरिनरी पीएच जो है वो मेल फीमेल दोनों में ही इक्वली यूटीआई कर सकती है। कौन सी पीएच कर सकती है यूटीआई, जो हमारी एल्कलाइन, अगर यूरिन बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो गया है तो वो क्या कर सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कोज कर सकता है। तो यूरिन का जो है पीएच जनरली 6.5 से 8 तक हम मानते हैं, या कहीं कहीं बुक्स में ये 5 to 8 भी लिखा होगा। तो अगर जो है इससे कम पीएच जो है 8 से ज़्यादा जा रहा है, एल्कलाइन इन नेचर जा रहा है यूरिन, तो वो बहुत अच्छा मीडियम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, यूटीआई होने के लिए। हार्मोनल सिक्रेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं होता। जब पोजीशन ऑफ द ब्लैडर की पोजीशन दोनों मेल फीमेल में एक ही जगह होती है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रोक्सिमिटी ऑफ द यूरेथ्रा टू द एनस इज द करेक्ट आंसर हियर। Next, a routine urine analysis is ordered for a client. What should the nurse do if the specimen can't be sent immediately to the laboratory? Previous year question है कि यूरिन एनालिसिस किया है, और अगर एकदम से हम यूरिन एनालिसिस करने के बाद जो यूरिन सैंपल है उसको जल्दी हमें भेजना होता है लैब में, अगर हम नहीं भेज पाते इमीडिएटली तो क्या करना है। टेक नो स्पेसिफिक एक्शन, रेफ्रिजरेट द स्पेसिमेन, स्टोर इट इन द यूटिलिटी रूम एंड सेंड इट लेटर, डिस्कार्ड द स्पेसिमेन एंड कलेक्ट अदर स्पेसिमेन। यहाँ पे जो है हीट की प्रेजेंस से क्या कर सकता है, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, प्लस पीएच ऑल्टर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, रेफ्रिजरेट करना है। नो स्पेसिफिक एक्शन तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो रिजल्ट्स हैं वो गलत आएंगे। स्टोर इन डर्टी यूटिलिटी रूम में स्टोर करने का मतलब नहीं है, अदरवाइज वहाँ पे क्या है, कूलिंग नहीं है, तो क्या होगा, वही चीज़ होगी कि बैक्टीरियल ग्रोथ है, पीएच ऑल्टर कर गई है, जिसकी वजह से चेंजेस आएंगे। डिस्कार्ड द स्पेसिमेन एंड कलेक्ट अदर स्पेसिमेन, अदर कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले रेफ्रिजरेट कर दीजिए और जैसे ही उसको भेजना है उस टाइम पे उसको भेज दीजिए। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर रिपोर्ट्स डिस्कम्फर्ट इन द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? एक पेशेंट है जिसको कैथेटर लगा हुआ है, उसको यूरिनरी रिटेंशन है, तो वो ब्लैडर और यूरेथ्रा में डिस्कम्फर्ट जो है वो कॉज कर रहा है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, ऑप्शन ए, मिल्क द ट्यूबिंग जेंटली, बी, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सी, चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर, एंड डी, इरिगेट द कैथेटर विद प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशंस। अब यहाँ यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर है और पेशेंट जो है डिस्कम्फर्ट कर रहा है,
तो पहले क्या करना है, पेटेंसी चेक करनी है, क्योंकि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले क्या रहती है, असेसमेंट करने की रहती है। असेसमेंट के बाद अगर कुछ गड़बड़ मिल रही है तब इन्फॉर्म करना फिजिशियन को। तो यहाँ पहले चेक द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर रहेगा। सेकंड जो है ये रहेगा, नोटिफाई द फिजिशियन। मिल्किंग हम उस कंडीशन में करते हैं जब कोई क्लॉट वगैरह प्रेजेंट होता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे मिल्किंग अगर बोला है फिजिशियन का ऑर्डर है, ऑन ऑर्डर ही ये करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इरिगेट द कैथेटर, इरिगेट भी ऐसे नहीं करते हैं, ऑन ऑर्डर ही इरिगेट करते हैं। तो सबसे पहले चेक द पेटेंसी रहेगा आंसर सी। नेक्स्ट, अ क्लाइंट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन वॉइडिंग आफ्टर इनवेलिंग कैथेटर इज रिमूव, टू व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन दैट दिस इज मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड। एक पेशेंट है, लंबे समय तक क्या लगा हुआ था, कैथेटर लगा हुआ था, और अब जब कैथेटर हट गया है तो उसको डिफिकल्टी हो रही है वॉइड करने में। तो किस चीज से रिलेटेड है ये? ऑप्शन ए, फ्लूइड इम्बैलेंस, बी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सी, इंटरप्शन इन प्रीवियस वॉइडिंग हैबिट्स, एंड डी, नर्वस टेंशन फॉलोइंग द प्रोसीजर। यहाँ पे जब लंबे समय तक एक चीज किसी की आदी हो जाती है तो दूसरे में उसको जाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे है इंटरप्शन इन प्रीवियस वॉइडिंग हैबिट, कि पहले वॉइडिंग हैबिट में इंटरप्शन हो रहा था, इंटरप्शन रहा है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से खुद वॉइड नहीं कर रहा था, कैथेटर लगा था। तो अब ब्लैडर को और जो यूरिनरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको वापस अपने एक्शन में आने में टाइम लगेगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, फ्लूइड इम्बैलेंस इससे रिलेटेड नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ये नहीं होता है। नर्वस टेंशन फॉलोइंग द प्रोसीजर, वो रिमूव किया है, उससे नर्वस टेंशन नहीं, रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इंटरप्शन इन द प्रीवियस वॉइडिंग हैबिट इज द राइट आंसर। Next, a client with urge incontinence is receiving oxybutynin 30 mg orally. Each a tablet contain 5 mg. How many tablets should be administered? Oxybutynin हमने कल देखा था क्या है, एक एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट है जो कि क्या कर रहा है, ब्लैडर के स्पाज्म को रिड्यूस कर रहा है। और जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो रहा था, अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि पेशेंट को एकदम से लगता है कि यूरिन आ रहा है और पेशेंट का यूरिन जो है वो निकल जाता है, मतलब उसको पहले सेंसेशन नहीं होती, एकदम से स्ट्रॉन्ग अर्ज फील होती है वो, और ब्लैडर का एकदम से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना उसका रीज़न होता है। तो एंटीस्पाज्मोडिक देने से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन घटेंगी और वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस वाले सिम्टम रिलीव हो सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक टैबलेट में 5 mg है और उसको 30 mg देना है, तो कितना देना है? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डोज रिक्वायर्ड अपॉन डोज इन हैंड। तो डोज रिक्वायर्ड कितनी है, 30 mg है, और डोज इन हैंड कितनी है, 5। तो कितनी टैबलेट देनी होंगी, 6 टैबलेट देनी होंगी। तो यहाँ डी इज द राइट आंसर। Next, a client with cancer of prostate requests the urinal at frequent interval, but either does not void or void in very small amount. What does the nurse conclude is the most likely the causative factor? एक पेशेंट है जिसको प्रोस्टेट कैंसर है, वो बार बार यूरिनल मांग रहा है, या तो वो वॉइड ही नहीं कर पा रहा है या वो थोड़ा वॉइड कर पा रहा है। तो कौन सी चीज इसमें से प्रेजेंट है? अडीमा, डिस्यूरिया, रिटेंशन एंड सप्रेशन। ये किसके साइन है? यूरिनरी रिटेंशन के साइन है। ये क्यों हो रहा है कि प्रोस्टेट कैंसर ने मतलब इतना फैल गया है, इतना इस चीज़ को सप्रेस कर दिया है और कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है पूरी ही दब गई है। और अब क्या है कि यूरिन या तो ड्रिबल कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, या बिल्कुल ही नहीं आ रहा, लेकिन सेंसेशन उसे बार बार फील हो रही है। तो ये किस चीज़ के साइन होते हैं? रिटेंशन। अडीमा के साइन नहीं है। डिसयूरिया होता है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, यहाँ तो वो यूरिन ही नहीं कर पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सप्रेशन कि कंप्लीटली बंद हो गया है और पेशेंट को फील ही नहीं हो रहा, दैट इज सप्रेशन। यहाँ सप्रेशन नहीं है, उसे फील हो रहा है, उसे वॉइड करने की इच्छा हो रही है, लेकिन या तो बहुत थोड़ा वॉइड हो रहा है, ड्रिबल कर रहा है, या बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच नर्सिंग एक्शन कैन बेस्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम अ यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर? यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर है तो कौन सा एक्शन होगा कि वो प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन? क्लीनिंग द पेरिनियम, बी, एनकरेजिंग एडिक्वेट फ्लूइड, सी, इरिगेटिंग द कैथेटर वंस डेली, एंड डी, क्लीनिंग अराउंड द मीटस। जनरली जो है सबसे मोस्ट प्रेवलेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन।
जो सबसे कॉमन होता है हॉस्पिटल में होने वाला इन्फेक्शन वो होता है यूटीआई। यूटीआई होने का चांस रहता है क्योंकि जो मीटस है, मीटस पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अगर स्टेराइल टेक्निक नहीं मेंटेन की गई या क्लीनिंग नहीं की गई तो वो कैथेटर के थ्रू ब्लैडर तक चले जाते हैं। तो यहाँ क्लीनिंग अराउंड द मेटस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लीनिंग द पेरिनियम इज ऑल्सो डन, लेकिन पेरिनियम जो है यूरेथ्रल ओपनिंग से थोड़ा ऊपर का पार्ट हो जाता है, तो वो इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इन्फेक्शन का जितना मीटस कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एनकरेजिंग एडिक्वेट फ्लूइड, फ्लूइड एनकरेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन पे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन होती है, तो हर केस में पॉसिबल नहीं है। प्लस फ्लूइड से ज़्यादा क्लीनिंग इज इम्पॉर्टेंट। देन इरिगेटिंग द कैथेटर वंस डेली, इरिगेटिंग जो है ये ऑन फिजिशियन ऑर्डर होता है। ये इरिगेशन जरूरी नहीं है हर पेशेंट्स में कर सके, किसी किसी में प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो यहाँ डी क्लीनिंग अराउंड द मीटस आंसर रहेगा। Next, a nurse is caring for a client with continuous bladder irrigation. What is the most important nursing action? एक पेशेंट है जिसको कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन चल रहा है। कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन में क्या होता है कि लार्ज जो सलाइन है उसको ब्लैडर में कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं और जो कलेक्शन हो रही है वो यूरिनरी बैग में हो रही है। तो क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन रहेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी to determine the hydration, subtracting irrigant from output to determine the urine volume, recording urine output every hourly to determine the kidney function, and D, obtain 24-hour urine specimen to determine the urine concentration. अब जो है समझ रहे हैं आप बात कि उसको एक एडिशनल सोर्स दिया जा रहा है, एडिशनल फ्लूइड रन किया जा रहा है, और उसके बाद जो है क्या नर्सिंग एक्शन रहेगा। मॉनिटरिंग यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसे हम जो है हाथ में पकड़ के या देख के स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं मॉनिटर कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। सब्ट्रैक्टिंग द इरिगेंट फ्रॉम आउटपुट टू डिटरमाइन द यूरिन वॉल्यूम, ये रहेगा कि कितना हमने इरिगेंट डाला है और कितना यूरिन वॉल्यूम आया है। यूरिन वॉल्यूम जनरली उससे ज़्यादा आना चाहिए, तो वो सब्ट्रैक्ट करके हमें यूरिन वॉल्यूम देखना है। रिकॉर्ड यूरिन आउटपुट एवरी आवरली टू डिटरमाइन किडनी फंक्शन, ये किडनी वाली बात नहीं है, ब्लैडर इरिगेशन हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑब्टेन 24-hour यूरिन स्पेसिमेन टू डिटरमाइन द यूरिन कंसेंट्रेशन, जब कभी ब्लैडर इरिगेशन होता है तो हम प्रॉपर कंसेंट्रेशन ऑफ द यूरिन नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमने क्या डाल दिया है, बहुत सारा पानी डाल दिया, तो कंसेंट्रेशन तो वैसे ही गड़बड़ा गई है। तो यहाँ 24-hour यूरिन का भी कोई पर्पज नहीं रहेगा। बी राइट आंसर होगा। Next, a nurse is providing client teaching to a woman who has recurrent UTI. What information should the nurse include concerning the reason why women are more susceptible? दोबारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल के है कि वुमेन में क्या ऐसा चीज़ है कि वो ज़्यादा यूटीआई के कॉमन होती हैं जबकि मैन नहीं होते। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस, लॉन्ग लेंथ ऑफ यूरेथ्रा एंड कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। मैंने बताया था आपको कि लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा, लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है इन कंपैरिजन ऑफ मेल, और दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमल जो है प्रॉक्सिमिटी होती है एनल ओपनिंग से, तो इसलिए उनको ज़्यादा यूटीआई होता है। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, ऐसा नहीं है कि फीमेल कम फ्लूइड पीती हैं इसीलिए होता है। पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, नो। देन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, नो। तो यहाँ सी राइट आंसर होगा। Next, a client in nursing home is diagnosed with urethritis. What should the nurse plan to do before initiating antibiotic therapy prescribed by the healthcare provider? एक पेशेंट है जिसको यूरेथ्राइटिस है, ठीक है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, इसका मतलब क्या है, कोई बैक्टीरियल एजेंट प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले क्या करना है? ऑप्शन ए, प्रिपेयर फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन, बी, टीच हाउ टू परफॉर्म पेरिनियल केयर, C, start 24-hour urine collection, D, obtain a urine specimen for culture and sensitivity। कभी भी देखिए, कभी भी जब हमें फीवर आ रहा होता है या फिर हमें यूरिन चेक करना है, उसके कोई इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट करते हैं, एंटीबायोटिक देनी है, एंटीबायोटिक देने से पहले हम एक कल्चर ड्रॉ कर लेते हैं हमेशा, ये देखने के लिए कि कौन सा उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एंटीबायोटिक तो शुरू कर देते हैं, लेकिन एक कल्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एंटीबायोटिक देने के बाद हम कल्चर करेंगे तो वहाँ पे रिपोर्ट गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक तब तक असर कर चुका होगा। तो अभी हमारी बॉडी में कोई एंटीबायोटिक नहीं गया है, अभी हम क्या करेंगे, एक यूरिन स्पेसिमेन कल्चर सेंसिटिविटी के लिए ले लेंगे, ये देखने के लिए कि कौन सा एजेंट की ग्रोथ है,
अगर वो एजेंट जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं उससे ठीक होने वाला है तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज उसको हम बंद करके दूसरी एंटीबायोटिक पे स्विच करते हैं। तो हमेशा ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। इवन हम जब हमारे फीवर वगैरह होता है और हमें एंटीबायोटिक, अगर बहुत लॉन्ग टर्म फीवर है हॉस्पिटल में जाते हैं, तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा कल्चर का सैंपल लिया जाता है, यही देखने के लिए कि कौन सा एजेंट इसमें प्रेजेंट है। ऑप्शन है प्रिपेयर फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन। जरूरी नहीं है कि यूरेथ्राइटिस वाले पेशेंट का हमें कैथेटराइजेशन ही करना है। टीच हाउ टू परफॉर्म पेरिनियल केयर, ये हम बाद में सिखा सकते हैं, लेकिन अभी की बात है एंटीबायोटिक शुरू करने वाली बात, तो ये अभी की वाली बात नहीं है। स्टार्ट 24 आवर यूरिन कलेक्शन, ये ऑन ऑर्डर की बात है। हर पेशेंट का 24 आवर यूरिन नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। यूरिन स्पेसिमेन करना है फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग द यूरिन ऑफ द क्लाइंट विद यूटीआई। फॉर which characteristic should the nurse assess each specimen of urine? नर्स कौन सा चीज असेस कर सकती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे, ठीक है। ए क्लैरिटी, बी विस्कोसिटी, सी ग्लूकोज लेवल, डी स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो नर्स जो है नेकेड आई से देख के मॉनिटर कर सकती है वो है क्लैरिटी। अगर जो है क्लाउडी है तो इसका मतलब क्या है कि कोई पस जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करना। विस्कोसिटी हम ऐसे नहीं देख सकते। ग्लूकोज लेवल भी जो है लैब में चेक होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी, तीनों जो है लैब में चेक होती हैं। और यहाँ यूटीआई की बात है तो यूटीआई में ग्लूकोज लेवल ऑल्टर नहीं करता है, ऑल्टर नहीं होता है ग्लूकोज लेवल। स्पेसिफिक ग्रेविटी में ऑल्टर, वो लैब में चेक होगी। तो यहाँ क्लाउडीनेस देखना है, पस तो नहीं हो रहा, पायूरिया तो नहीं हो रहा, वो चेक करना है। ए Nitrofurantoin 0.1 gram is prescribed for the client with UTI. Each tablet contains 50 mg. How many tablets should be given? ये वही है, डोज रिक्वायर्ड अपॉन डोज इन हैंड। तो डोज रिक्वायर्ड कितनी है? 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम को हम क्या करेंगे, mg में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो ये कितना हो गया? 100 mg हो गया। तो डोज रिक्वायर्ड कितना है? 100 mg है, और टैबलेट की डोज इन हैंड कितना है? 50 mg है। ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 2 टैबलेट आपको देना है, बी। Next, a nurse is caring for a client with glomerulonephritis. What should the nurse instruct the client to do to prevent recurrent attacks? ठीक है, कि रिकरेंट अटैक्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहाँ से होता है? जनरली थ्रोट इन्फेक्शन से होता है। थ्रोट इन्फेक्शन में कौन सा एजेंट? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर ये एजेंट थ्रोट इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो हमें जनरली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के? वहां पे आरबीसी की, हीमोलाइटिक है ना, हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक मतलब तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो ये आरबीसी को तोड़ रहा है। आरबीसी जब टूटेंगे तो कैसा यूरिन होगा? डार्क कलर या जो है ये ब्लड इन यूरिन प्रेजेंट होगा, और उसके साथ क्या चीज़ें होंगी? एटीमा वगैरह, प्रोटीनूरिया, ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पूछ रहे हैं रिकरेंट अटैक ना हो तो उसके लिए क्या करना है? सीक अर्ली ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टेक सम, ये देखिए, टेक शावर्स इंस्टेड ऑफ टब बाथ। ये जनरली यूरेथ्राइटिस वगैरह में करते हैं कि जहाँ पे टब में बैठने के लिए सलाह देते हैं पेशेंट को। कंटिन्यू द सेम रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लूइड इनटेक। अवॉइड सिचुएशन दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी। ठीक होने के बाद फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं, फ्लूइड को हम रिज्यूम कर सकते हैं। अवॉइड सिचुएशन दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, तो डी राइट आंसर होगा। Next, a nurse is caring for a client who is admitted with urethral colic and hematuria. The client also has stage 1 hypertension and overweight. The decrease of which clinical indicator associated with the client's status should the nurse be most concerned about at this time? यूरेथ्रल कॉलिक है, हिमेचूरिया है, हाइपरटेंशन है, ओवरवेट है। इस टाइम पे ऐसा कौन सा सिम्टम है कि जो बहुत कंसर्निंग है? जब भी कभी यूरेथ्रल कॉलिक का पेन आपने किसी पेशेंट को देखा होगा तो बहुत ही सीवियर पेन जो है वो रिजल्ट होता है यूरेथ्रल कॉलिक का। अगर किडनी में स्टोन है उसका इतना सीवियर नहीं होगा, अगर लेकिन यूरेटर में स्टोन है तो बहुत ही सीवियर पेन होता है, जो कि रेडिएट करता है शोल्डर्स की तरफ, जो इस तरीके से रेडिएशन होती है और बहुत सीवियर नेचर होता है। तो सबसे कंसर्निंग बात रहती है यहाँ पे पेन रिलैक्सेशन, जो कि मॉर्फिन वगैरह हम देके, ओपियोइड एनाल्जेसिक देके करते हैं। और मॉर्फिन क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक है।
और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है क्योंकि पेन भी बहुत ही सीवियर होता है, उसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ मोस्ट कंसर्न बात है, मोस्ट कंसर्न इज पेन। वेट भी ज़्यादा है, लेकिन वेट का हम बाद में वेट ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं। हीमेचूरिया होना यूरेट्रल कॉलिक में एक नॉर्मल बात है। हीमेचूरिया कुछ थोड़ा बहुत लेवल में प्रेजेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि छोटे छोटे तो यूरेटस है, उसमें स्टोन फंस गया है और स्टोन अब उसको क्या कर रहा है, छील दिया उसको पूरा, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन जो है आ सकता है, ब्लड आ सकता है। हाइपरटेंशन जनरली कॉलिक से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ इसको हम दूसरी चीज़ बाद में मैनेज करेंगे, लेकिन ये कॉलिक रिलेटेड चीज़ नहीं है। कॉलिक रिलेटेड इज पेन विच इज़ वेरी सीवियर इन नेचर ए। नेक्स्ट, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद यूरेट्रल कैलकुलस, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन? यूरेट्रल स्टोन है तो कौन सा एक्शन होगा? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक एट नाइट, फ्लूइड इनटेक लिमिट नहीं करते, बढ़ाते हैं। मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट, यस, ये मॉनिटर करते रहना है। क्यों मॉनिटर करना है? क्योंकि वही वाला स्ट्रक्चर पे आ जाइए दोबारा, किडनी से आ रहे हैं ना यूरेटर, अब यहाँ स्टोन ने रोक दिया है, स्टोन ने रोक दिया है तो यूरिन नीचे नहीं आ रहा, वापस से जाके क्या कर सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज कर सकता है, ठीक है। तो यूरिन का इनटेक आउटपुट मेजर करना जरूरी है कि ये बरकरार है या नहीं है, या इतना बड़ा कॉलिक कोई उलझ गया है कि उसने यूरिन को बैक फ्लो कर दिया है। तो बी रहेगा। स्ट्रेन द यूरिन एट ईच वॉइडिंग, ये हम बोलते हैं स्ट्रेन करने के लिए, छानने के लिए बोलते हैं, ये देखने के लिए कि यूरिन में स्टोन पास हुआ है या नहीं हुआ है। रिकॉर्डिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर एंड डी एडमिनिस्ट्रिंग द प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक। ब्लड प्रेशर यहाँ प्रायोरिटी नहीं है, एनाल्जेसिक यहाँ बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो बी, सी एंड ई आर द करेक्ट ऑप्शंस। Next, the pathology report states that your client's urinary calculus is composed of uric acid. Which nutrient should the nurse instruct the client to avoid? Select all that apply. जब कभी यूरिक एसिड का स्टोन होता है तब हम बोलते हैं लो प्यूरिन डाइट लेने के लिए। लो प्यूरिन एंड हाई एल्कलाइन डाइट जो है यहाँ पे सजेस्ट की जाती है। और यहाँ प्यूरिन जो है ये मीट प्रोडक्ट में हाई होता है, तो जब यूरिक एसिड स्टोन है तो ये चीज़ नहीं लेते। एग्स, फ्रूट, ऑर्गन मीट, मीट एक्सट्रैक्ट, रो वेजिटेबल। एग में जो है प्यूरिन इतना नहीं होता है तो हम परमिसिबल है, खा सकते हैं। फ्रूट में नहीं है। ऑर्गन मीट एंड मीट एक्सट्रैक्ट इज द राइट आंसर, सी एंड डी। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि प्यूरिन ज़्यादा है। Next, a lithotripsy to break up renal calculi is unsuccessful and nephrolithotomy is performed. Which procedure, post-operative clinical indicator should the nurse report to the healthcare provider? लिथोट्रिप्सी होता है कि एक जो है हाई फ्रीक्वेंसी एक गन टाइप होती है, वो जहाँ पे स्टोन होता है ना उसके नीचे रख देते हैं और फिर उसको चला देते हैं, तो वो क्या करती है, स्टोन को फोड़ देती है। तो लिथोट्रिप्सी के बाद जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि छान के देखना यूरिन, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिथोट्रिप्सी तो फेल हो गई, अब उसको नेफ्रोलिथोटमी करना पड़ा, कि ऑपरेशन करना पड़ा, लिथोटमी हुआ है और तब वो स्टोन रिमूव किया है। तो कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव ऐसी चीज़ है जो नर्स रिपोर्ट करेगी? ऑप्शन ए, पैसेज ऑफ pink tinged urine, B, pink drainage on the dressing, intake of 1750 in 24 ml and urine output of 20 to 30 ml. Urine output is very important indicator to assess. जब हम कभी किडनी वाली चीज़ की बात करते हैं तो यहाँ यूरिन आउटपुट बहुत कम है, ये 20 to 30 ml। ये अगर है तो हम इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन को। पिंक टिंज्ड यूरिन आ सकता है क्योंकि अभी सर्जरी हुई है, हल्का फुल्का जो है ब्लड पास हो सकता है। पिंक ड्रेनेज ऑन द ड्रेसिंग, ये तो होगी क्योंकि सर्जिकल साइट पे ड्रेसिंग पे थोड़ा बहुत ब्लड स्टेन होगा। इनटेक भी नॉर्मल है, सिर्फ यूरिन आउटपुट जो है बहुत कम है, तो ये इन्फॉर्म करना है डी। Next, a client is admitted to the hospital from the emergency department with a diagnosis of urolithiasis. The nurse reviews the client record and performs an admission assessment. What is the priority nursing action? अब जो एक पेशेंट है जिसको लिथियासिस है, यूरोलिथियासिस है, और उसको अभी एडमिशन करना है, तो कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा? ऑप्शन ए, स्ट्रेन द यूरिन, बी, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मॉर्फिन, सी,
position in high Fowler, and D collect a urine specimen for culture and sensitivity। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, प्रायोरिटी की बात हुई है ना, तो ऐसे पेशेंट्स में प्रायोरिटी क्या रहती है, पेन मैनेजमेंट रहती है, क्योंकि पेन बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पे बी रहेगा कि मॉर्फिन देना है, स्ट्रेन करना है यूरिन, लेकिन वो बाद में, पहले प्रायोरिटी की बात है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रायोरिटी, एंड प्रायोरिटी इज मॉर्फिन। 5 आवर पोजीशन देना, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, एनी पोजीशन जिसमें पेशेंट को रेस्ट फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, पेशेंट ले सकता है। यूरिन स्पेसिमेन कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए इफ ऑर्डर्ड तभी करना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी इज मॉर्फिन। Next, a nurse is caring for a client with diagnosis of renal calculi of calcium phosphate composition. Which type of diet should the nurse explore with the client when providing discharge information? अगर पेशेंट को कैल्शियम फॉस्फेट है तो ऐसे पेशेंट्स को हम कैसी डाइट देते हैं, लो कैल्शियम एंड लो फॉस्फोरस, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्टोन की कंपोजिशन है कैल्शियम और फॉस्फोरस है, और देंगे तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लो प्योरिन हम किस में देते हैं, यूरिक एसिड स्टोन में देते हैं। यहाँ पे पेशेंट को बोलेंगे लो कैल्शियम लेना है, हाई फॉस्फोरस नहीं, कैसा फॉस्फोरस, लो फॉस्फोरस डाइट लेनी है। और हाई एल्कलाइन डाइट भी हम किस में देते हैं, यूरिक एसिड स्टोन में देते हैं। तो यहाँ पे बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अ पैथोलॉजी रिपोर्ट स्टेट दैट क्लाइंट्स यूरिनरी कैलकुलस इज कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड। फिर यूरिक एसिड की बात आ गई, तो क्या करना है, लो प्यूरिन, और प्यूरिन किस में हाई होता है, मीट वाले प्रोडक्ट में हाई होता है। तो यहाँ पे मिल्क, लिवर, चीज, वेजिटेबल, तो यहाँ मीट वाला प्रोडक्ट क्या है, लिवर है, बी। नेक्स्ट, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद ESRD, एंड स्टेज रिनल डिजीज, विच क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ ESRD शुड द नर्स एक्सपेक्ट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक पेशेंट है जिसको ESRD है, एंड स्टेज रिनल डिजीज है, तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, पॉलीयूरिया नहीं होता है, ओलिग्यूरिया, या फिर क्या होता है, एन्यूरिया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन। एन्यूरिया बोलते हैं जब लेस देन 100 ml हो रहा है पर 24 आवर, और ओलिग्यूरिया अगर लेस देन 400 ml हो रहा है। तो जॉन्डिस इससे रिलेटेड नहीं है, जनरली बाइल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, तो किडनी में नहीं प्रेजेंट होता, लिवर में होगा। एजोटीमिया होता है जब क्या है, यूरेमिक वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एजोटीमिया, वो होगा। हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई है, और फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने से जो किडनी का RAA, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो मैकेनिज्म है वो हट गया है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब RBCs का ज़्यादा होना, वो नहीं होता, इसमें तो उल्टा क्या होता है, RBC कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या नहीं सीक्रेट होता, एरिथ्रोपोइटिन नहीं सीक्रेट होता, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन RBC की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, वो ही नहीं होगा तो RBC का लेवल इसमें घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा C एंड D। नेक्स्ट, a client has heminephrectomy and returns from the post anesthesia care unit with nephrostomy tube and indwelling catheter. Client's urine output is 50 ml per hour. What is the next nursing action? नॉर्मली हम कब बोलते हैं कम है, अगर 30 ml पर आवर से कम हो रहा है तब। अब यहाँ 50 ml पर आवर है, तो ये क्या, कैसी फाइंडिंग है, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग। नॉर्मल फाइंडिंग को सोचते हुए ऑप्शंस देखिए, रिकॉर्ड द फाइंडिंग, इरिगेट, encourage the intake of fluid and notify the healthcare provider immediately। यहाँ रिकॉर्ड करनी है सिंपली फाइंडिंग, क्योंकि ये नॉर्मल है। इरिगेट करने की जरूरत नहीं है, ओरल फ्लूइड नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि पेशेंट अभी अभी आया है, गैग रिफ्लेक्स नहीं आया होगा, और अभी फ्लूइड दे दिया तो ऊपर चला जाना है पेशेंट में, ठीक है। एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, नोटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है जब सब कुछ क्या है, नॉर्मल रेंज में है। तो next, a client is diagnosed with bladder cancer and cystectomy and ileal conduit are scheduled. What should the nurse plan to do pre-operatively? Ileal conduit मैंने कल समझाया था आपको क्या होता है, ठीक है। ब्लैडर कैंसर या जब ब्लैडर को रिमूव करना होता है किसी भी कंडीशन में, उस कंडीशन में हम इलियम के पार्ट में यूरिन को ड्रेन करते हैं और फिर वो स्टोमा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्री ऑपरेटिव टीचिंग रहेगी, लिमिट फ्लूइड इनटेक फॉर 24 आवर्स, teach range of motion and Kegel exercise, C explain the procedure for irrigating the conduit, and D administer cleansing enema and laxative as ordered। किसी भी सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी से पहले जनरली जो है पेशेंट को इवैक्यूएट कराते हैं सारा फीकल मैटर, तो एनीमा और लैक्सेटिव देने हैं।
फ्लूइड इंटेक लिमिट करना है फॉर इंटेक लिमिट फ्लूइड इंटेक लिमिट नहीं करना है, एनपीओ रखना है पेशेंट को सर्जरी से पहले, टीच रेंज ऑफ मोशन एंड कीगल एक्सरसाइज, ये ब्लैडर कैंसर में ये फायदेमंद नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इरिगेटिंग द इलियल कॉन्ड्यूट, ये पेशेंट इरिगेट नहीं करता है कॉन्ड्यूट को कभी भी, तो ये ऑप्शन नहीं रहेंगे, डी रहेगा। नेक्स्ट, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर सर्जिकल क्रिएशन ऑफ conduit diversion. What is the major disadvantage of conduit diversion that the nurse should consider when caring for this client? एक पेशेंट है जिसका इलियल कंड्यूट डाइवर्जन कर रहे हैं, तो मेजर डिसएडवांटेज क्या है इस चीज़ का जो कि नर्स को केयर करना है? ऑप्शन ए, पेरिस्टालसिस इज ग्रेटली डिक्रीज्ड, बी, स्टूल कंटिन्यूसली oozes from it, यूरिन कंटिन्यूसली ड्रेन, एंड डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज डिमिनिश्ड। अब जो है पेरिस्टालसिस का इससे कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये यूरेटर से क्या आ रहा है, सिर्फ यूरिन आ रहा है, स्टूल नहीं ऊज आउट होता। क्या होता है, यूरिन कंटिन्यूसली ड्रेन करता रहता है, जिसके लिए हमें बैग्स लगाने होते हैं और पेशेंट को बताना होता है कि यूरिन जो है साइड में ना लगे, ताकि क्योंकि एसिडिक इन नेचर होता है, स्किन जो है वो छिल सकती है, वहाँ से एब्रेड कर सकती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इज डिमिनिश्ड, ये भी नहीं होता है क्योंकि इंटेस्टाइन तो इंटैक्ट है और खाना पीना तो हमारे इंटेस्टाइन से होकर गुजर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे असर नहीं पड़ता है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आफ्टर अ नेफ्रेक्टमी अ क्लाइंट अराइव्स इन पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट इन सुपाइन पोजीशन, विच एक्शन शुड बी एम्प्लॉयड बाय द नर्स टू असेस द साइन ऑफ हेमरेज? एक पेशेंट है जिसकी नेफ्रेक्टमी हुई है, ठीक है, और उसको पोस्ट एनेस्थीसिया रूम में सुपाइन लिटा दिया, सीधा लिटा दिया है, तो कौन सी चीज़ नर्स जो है मॉनिटर करेगी फॉर साइन ऑफ हेमरेज? ऑप्शन ए, टर्न द क्लाइंट टू ऑब्जर्व द ड्रेसिंग, बी, press the client nail bud to assess the capillary refill, C, observe the client for hemoptysis while suctioning, and D, monitor the client's BP for rapid increase। अब यहाँ पे क्या रहेगा, पेशेंट अगर सीधा लेटा है तो क्योंकि किडनी क्या है, रेट्रो पोजीशन में होती है, तो पेशेंट को टर्न करके देखना है कि नीचे जो है ब्लीड तो नहीं कर रहा है ऑपरेशन साइड से। कैपिलरी रिफिल जनरली पेरिफेरल सर्कुलेशन को असेस करती है, तो ये हेमरेज नहीं बताएगा। ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर हीमोप्टाइसिस, मतलब ब्लड में ब्लड स्पूटम में नहीं आएगा इस कंडीशन में। बीपी बढ़ता नहीं है, बीपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। हार्ट रेट इंक्रीज होती है अगर हेमरेज के सिम्टम्स होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हैज हैड अ सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, विच टाइप ऑफ ट्यूब कैन द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू हैव व्हेन ही रिटर्न्स टू द रूम फ्रॉम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट? सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी हुई है, ऑपरेशन है, सर्जरी का नाम है, तो कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? सिस्टोस्टोमी, नेजोगैस्ट्रिक, नेफ्रोस्टोमी एंड यूरेट्रोस्टोमी। यूरेट्रोस्टोमी कहाँ होती है? यूरेटस में होती है, ये नहीं होगी। नेफ्रोस्टोमी कहाँ होती है? किडनी में होती है, ये नहीं होगी। नेजोगैस्ट्रिक नोज में होती है, ये नहीं होगी। तो सिस्टोस्टोमी, सिस्टो जो है ब्लैडर की सेंस में यूज होता है, ठीक है, और जो प्रोस्टेक्टमी होती है वहाँ पे सिस्टोस्टोमी ट्यूब जो है वो यूज होती है, ए। Next, a client who had a suprapubic prostatectomy returns from post anesthesia care unit और accidentally जो है अपना कैथेटर पुल कर देता है, तो what should the nurse do first? तो यहाँ पे क्या है, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी का मतलब है कि जो नेविल है ना वहाँ पे एक होल बनाते हैं यूरिन को ड्रेन करने के लिए, तो यहाँ पे उसने कैथेटर को खींच दिया है, निकाल दिया। अब क्या करना है? रीइंसर्ट अ न्यू कैथेटर, नोटिफाई द HCP, देन check for bleeding by irrigating the tube and there take no immediate action if the suprapubic tube is draining। यहाँ पे कैथेटर को जो है रीइंसर्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले नोटिफाई करना है फिजिशियन को, फिजिशियन ही इसको रीइंसर्ट करेगा, नर्सिंग एक्शन ये नहीं है, ठीक है। ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी इरिगेशन उसमें नहीं करना है, सिर्फ फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है अभी, जो प्रायोरिटी एक्शन रहेगा, बी। नेक्स्ट, मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, सीधे भी आने चाहिए आपको, ठीक है। प्री क्लियर होगा तभी मेंस तक पहुंचेंगे, तो आपको हर तरीके के ऑलराउंडर क्वेश्चंस हम यहाँ पे सीरीज में करेंगे। तो अभी हम थोड़े स्ट्रेट क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के होते हैं। ये सारे जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो कि पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनको आप जो है तुच्छ नहीं समझिएगा कि ये तो मैं कर ही लूँगा। जनरली क्या होता है ना कि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम छोटों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और वहाँ पे हम अटक जाते हैं। तो अटकना नहीं है, हमें जो है निकलना है यहाँ से, इस जो सिचुएशन से, और अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट पाना है, ठीक है।
तो मेन प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, इट्स यूरिया, ठीक है, क्योंकि तभी हम क्या देते हैं, लो प्रोटीन डाइट देते हैं जब किडनी फेलियर होता है, क्योंकि यूरिया बन रहा है और यूरिया को किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो वो इसीलिए जो है यूरेमिक टॉक्सिस बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो है प्रोक्सिमल, इस तरीके से आपने डायग्राम देखा होगा ना नेफ्रॉन का, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं लूब ऑफ हैनले, उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये है डिस्टल, दिस इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे क्या कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब होता है, सोडियम, यूरिया, ग्लूकोज एंड वाटर। जो कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब होता है वो ग्लूकोज होता है, बाकी चीज जो है 85% रीएब्जॉर्ब होती है, सोडियम, यूरिया एंड वाटर। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश इज कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। कंप्लीटली रीनल ट्यूब्यूल्स में जो है वो प्रॉक्सिमल में तो ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली हो जाता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स की अगर बात करें तो जो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है दैट इज ग्लूकोज। अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन भी देखा है, तो बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान पे क्या चीज़ फिल्टर नहीं होती है, ठीक है, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज भी कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज के कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स आना जो है वो आ सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी वाले केस में जनरली ऐसा हो जाता है कि माइन्यूट पार्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। प्रोटीन का आना जो है वो बैड इंडिकेशन होता है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। जो ब्लड से नेफ्रॉन में जो सब्सटेंस जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, ट्यूबल सिक्रेशन, ट्यूबल रीअब्जॉर्प्शन एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पे इस वाली चीज़ को टर्म किया जाता है कि ब्लड से जो है वो नेफ्रॉन की तरफ प्रोडक्ट जा रहे हैं, वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो प्रेशर में चेंज होता है कि जो नेफ्रॉन में है वहाँ पे लो प्रेशर रहता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर की तरफ ये चीज़ें मूव करती हैं, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेनिन catalyze the synthesis of angiotensin which causes vasoconstriction in kidney, thereby causing water and electrolyte excretion. B, causing water and electrolyte retention. C, stimulate synthesis of mineral, and D, affect melatonin synthesis. अब देखिए, किडनी में ना एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। जब भी कभी किडनी क्या करती है, जब भी कभी हमारा बीपी क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जब हमारा बीपी कम होता है, किडनी ने उसको क्या कर लिया, सेंस कर लिया। अब किडनी क्या करेगी, रेनिन सिक्रेट करती है, एक एंजाइम। ये रेनिन क्या करता है कि एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। बीपी क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वेजो डायलेशन हो गई है। अगर वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, वेजल्स नैरो हो गई, तो प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक पाइप की बात है, ठीक है, अब पाइप से नॉर्मली पानी जा रहा है, जब आप पाइप को आगे से दबा देते हैं, ठीक है, आगे से हाथ रख के आधा दबा देंगे तो पाइप में क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो वही वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा कि वेसल्स को दबा देगा, तो जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा और जो बीपी कम हुआ था वो नॉर्मलाइज होगा। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन जो हो रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या कर रहा है, बीपी में बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। एक तो ये करेगा, दूसरा क्या करता है कि रेनिन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको बोलता है कि भाई इससे काम नहीं चल रहा, एक और चीज कर दो, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर दो। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर एंड सोडियम का जो है बैलेंस बरकरार करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी बॉडी में सोडियम एंड वाटर बढ़ा देता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करता है, तो बीपी को उठाने में ये हेल्प करता है। प्लस
तीसरी एक्शन क्या करता है कि जीएफआर को थोड़ा सा कम कर देता है ताकि पानी जो है ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से न निकले और बीपी क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो किडनी वाली कंडीशन में जब किडनी डिजीज होती है, रेनिल वाला सिस्टम फेल हो जाता है, जिसके चलते जो है पेशेंट का बीपी हाई साइड में रहता है। ये रेनिन फिर जब पेशेंट का बीपी ठीक हो जाता है वापस से अपनी नॉर्मल चीज़ों पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये कॉज कर रहा है, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन कॉज कर रहा है ताकि जो बीपी है वो इंक्रीज हो सके। तो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप द किडनी रिस्पॉन्स बाय, वही अभी मैंने बताया ना कि क्या सिक्रेट करती है, रेनिन सिक्रेट करती है। तो रेनिन सिक्रेट करके वो किडनी काम कर रही है। प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो सिग्नलिंग कर रही है। एडीएच पे भी वो काम नहीं कर रही है, वो अपना काम कर रही है रेनिन सिक्रेट करके, ठीक है। तो सी राइट आंसर होगा। Then regulation of water and sodium in the body is by the action of, regulation of water and sodium in the body is by the action of, जो वाटर और सोडियम बैलेंस बॉडी में बरकरार करता है वो कौन करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो वाटर बैलेंस करता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम का बैलेंस बॉडी में बरकरार करता है। तो और थर्स्ट मैकेनिज्म भी क्या है, रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ द अबाव इसमें आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज जीएफआर ऑफ एन अडल्ट? 10 ml पर डे, 180 लीटर पर डे, 1500 ml पर डे एंड 1 ml पर डे। जो नॉर्मल जीएफआर होती है उसकी रेंज होती है 90 to 120 या 125 जो है ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है पर डे के हिसाब से पूछा गया है, तो हम देखते हैं कि कौन सी जो है नॉर्मल आएगी। तो हम हाइयर लेवल लेके सोचते हैं इसका कि 125 जो है हाइयर लेवल है, ये पर मिनट की बात हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसको पर डे में कन्वर्ट करना है। तो जब हम ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, 1000 कर लेंगे, ठीक है, 1000 कर लेंगे नीचे। और इसके बाद हम मिनट को क्या करेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 24। ये डिवाइड में आएगा ना, पर मिनट है, डिवाइड होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर पर डे की बात करें तो एवरेज जीएफआर जो है पर डे इतनी रहती है। अदरवाइज पर मिनट की बात करें तो पर मिनट इतनी रहती है। जब इसको हमने डे में कन्वर्ट किया तो ये बी आ गया, 180 लीटर पर डे। नेक्स्ट, द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है? पोन्स, मिड ब्रेन, लंबर प्लेक्सिस एंड सैक्रल प्लेक्सिस। जो मिक्चुरेशन सेंटर है वो सैक्रल प्लेक्सिस में प्रेजेंट होता है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों तरीके से होता है। मिक्चुरेशन इज द एबिलिटी टू पास यूरिन, ठीक है। तो ये सैक्रल प्लेक्सिस सेकंड और थर्ड के पास जो है इसका रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट होता है, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल का यूज करते हुए मिक्चुरेशन होता है, जहाँ पे जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो तो इनवॉलंटरी खुल जाता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है यूरिन पास करने का वो वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होता है। तो ये मिक्चुरेशन प्रोसेस है जिसमें कि दोनों चीज़ों का मिश्रण प्रेजेंट होता है। ए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन रेंजेस फ्रॉम, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.01 से 1.025, कहीं कहीं लिखा होगा 1.004 से लेके 1.030, इस तरीके से भी कहीं कहीं लिखा होगा। तो ये नॉर्मल रेंज में ये होती है, ठीक है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर 0.5 लीटर, 1 लीटर, 1.5 एंड 2। जनरली ये 500-600 के ml फीमेल्स में रहती है और 800 ml के अराउंड जो है मेल्स में रहती है। लेकिन ये यहाँ पे जो 800 अगर अबव रेंज करें तो क्योंकि मेल फीमेल कुछ मेंशन नहीं है तो 1 लीटर जो उसके पास में पड़ रहा है, तो बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, द नर्स इज गोइंग टू टेक स्टेराइल यूरिन
स्टेराइल यूरिन लेना है, कौन सी टेक्निक अपनाएगी? विद नीडल एस्पिरेशन, एम्प्टी यूरिन फ्रॉम बैग, कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर, डिस्कनेक्ट बैग एंड कलेक्ट। यहाँ पे कभी भी हम लेते हैं तो क्या होता है, कैथेटर को ना थोड़ी देर के लिए हम क्लैम्प कर लेते हैं और इस वाले पार्ट पे जो क्लैम्प से ऊपर वाला पार्ट है जहाँ यूरिन इकट्ठा हो गया है वहाँ पे क्लीन करके उसको निडल से हम एस्पिरेट करते हैं हमेशा, वो स्टेराइल टेक्निक मानी जाती है। ठीक है, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है, कुछ हीमोडायलिसिस जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है ब्राउनिश सब्सटेंस दिख रहा है, ये है प्लाज्मा। और ये जो इमेज है इसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस, जहाँ पे जो है प्लाज्मा को हटा दिया जाता है और ब्लड को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। ये जनरली उन केसेस में जहाँ पे इम्यून रिएक्शंस होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, जहाँ पे हमारे प्लाज्मा में बहुत सारी एंटीबॉडी बन गई हैं, तो वहाँ पे प्लाज्मा हटाया जाता है। जैसे हीमोफीलिया वगैरह में भी करते हैं ये प्लाज्मा फेरेसिस। और या फिर जब पेशेंट को सिर्फ प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करना होता है तो डोनर से सिर्फ प्लाज्मा लेते हैं, तो वहाँ पे प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है। ये दिस इज प्लाज्मा फेरेसिस। नेक्स्ट, while assessing the characteristic of dialysate outflow, the nurse notify cloudy appearance. What does it indicates? Cloudy appearance है, डायलिसिस की पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है। It indicates पेरिटोनाइटिस की, पेरिटोनियम में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नॉर्मली तो जैसा डायलिसिट का कलर है वैसा ही बाहर निकलना चाहिए, तो डी राइट आंसर होगा। Next, which of the following symptoms occur most frequently in a patient with acute pyelonephritis, which should be monitored by the nurse? पाइलोनेफ्राइटिस में पहले भी हमने पढ़ा है, अगर क्लास ली होगी तो पॉज करके आंसर करिएगा। क्या प्रेजेंट होता है? रिबाउंड टेंडरनेस, फ्लैंक पेन, एबनॉर्मली लो पल्स एंड लो ग्रेड फीवर। यहाँ पे फ्लैंक पेन जो है पाइलोनेफ्राइटिस में प्रेजेंट होता है, बी। Next, the trainee nurse is helping the assigned nurse who is providing care to the kidney transplant patient. The trainee nurse asks the type of isolation to be used: positive pressure room, negative pressure room, general room and droplet infection. यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर रूम उन पेशेंट्स के लिए होती हैं जिनको हमें बचाना होता है, ठीक है, जिनको हमें सेव करना होता है, जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ही होता है, तो उसको पॉजिटिव प्रेशर रूम में रखते हैं। नेगेटिव प्रेशर रूम में होते हैं जिनसे हमें बचना होता है, दूसरों को बचना होता है, जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं नेगेटिव प्रेशर रूम में। जैसे MRSA का पेशेंट हो गया। ड्रॉपलेट वाले में जैसे ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट हो गया, एयरबोर्न वाला, उसको रखते हैं जनरल रूम में। तो जनरल सभी पेशेंट होते हैं, तो इन पेशेंट्स को हमें बचाना है, पॉजिटिव प्रेशर रूम में इनको रखना होगा, ए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, थोड़ा मैं आपका हौसला बढ़ा रही हूँ, थोड़ा मेरा बढ़ाइए, ठीक है। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।